साहब, जैसे ही रात को 1 बजते हैं, पता नहीं वो कुत्ता उस कुएं में देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये कहानी है उस आखिरी गांव की जहां जिंदगी सिर्फ मौत के इंतजार का दूसरा नाम थी। कहानी उस रात की है जब आसमान से तारे गायब थे और हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई थी। कहानी है एक बेजुबान की जिसने वो देख लिया जो इंसान नहीं देख पाए, और एक ऐसी गद्दारी की जिसने अपनों को ही पीठ पीछे से काट दिया। क्या होता है जब देश की हिफाजत करने वालों को ही मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है? क्या होता है जब एक कुत्ता अचानक पागलों की तरह जमीन खोदने लगता है क्योंकि कुएं के तल में जो मिला वह किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे न खड़े कर दिए तो कहना। अगर वीडियो दिल को छुए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुंदरपुर भारत और एक बहुत ही चालाक दुश्मन देश की सरहद पर बसा हुआ आखिरी गांव था। यहाँ के लोग मजबूत थे क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने सिर पर मौत का साया नाचते देखा था। गांव के बाहर जो इलाका था वहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी और कंटीले तार थे जो 2 देशों को बांटते थे। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम कोई आम लड़का नहीं था, वह भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर तैनात था। विक्रम जब भी छुट्टी लेकर गांव आता था तो गांव का हर बच्चा उसके पीछे पीछे दौड़ता था। विक्रम के चेहरे पर हमेशा एक गर्व वाली मुस्कान रहती थी। उसके पास एक कुत्ता था, टाइगर। यह एक हट्टा कट्टा देसी कुत्ता था जिसका रंग ऐसा था जैसे तपती हुई रेत। टाइगर की आंखें इतनी तेज थीं कि वह रात के अंधेरे में भी पत्तों की हलचल भांप लेता था। विक्रम और टाइगर का रिश्ता सिर्फ एक फौजी और उसके कुत्ते का नहीं था, वे दोनों भाई जैसे थे। विक्रम की माँ अक्सर हंसते हुए कहती थी कि मेरा बेटा तो एक ही है, लेकिन भगवान ने उसे 2 जिंदगियां दी हैं, एक उसकी खुद की और दूसरी इस टाइगर की। दिन मजे से कट रहे थे, लेकिन फिर वो रात आई जिसने सुंदरपुर की किस्मत ही बदल दी। यह सर्दियों की एक बहुत ही सर्द रात थी। अचानक सरहद पर भारी गोलाबारी शुरू हो गई। आसमान जैसे आग उगल रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। 2 दिन बाद जब गोलीबारी रुकी तो सेना की एक टुकड़ी गांव आई। उन्होंने विक्रम की मां को बताया कि उनकी टुकड़ी पर बहुत भयानक हमला हुआ था और विक्रम लापता है। कुछ दिन बाद सेना ने विक्रम को शहीद घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि विक्रम की बंदूक और उसकी वर्दी का एक टुकड़ा खून से सना हुआ मिला है, इसलिए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। विक्रम की बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बहन जैसे टूटकर बिखर गए। पूरे गांव ने मिलकर विक्रम को श्रद्धांजलि दी। सब रोए, लेकिन एक था जिसने एक भी आंसू नहीं बहाया, वह था टाइगर। उस दिन से टाइगर बिल्कुल बदल गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर में नहीं रहता था, बल्कि गांव के बाहर एक पुराने और सूखे कुएं के पास चला जाता था। वह कुआं बहुत पुराना था और गांव वाले उसे मनहूस मानते थे। कहा जाता था कि सालों पहले उस कुएं का पानी अचानक लाल हो गया था और तब से उसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। कुएं के आसपास झाड़ियां उगाई थी और लोग उधर जाने से भी डरते थे, लेकिन टाइगर ने अब वही अपना ठिकाना बना लिया था। दिन भर वह उस कुएं की मुंडेर पर लेटा रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन असली डरावना खेल तब शुरू होता जब रात के ठीक 1 बजते। जैसे ही घड़ी में 1 बजता, टाइगर अचानक उठ खड़ा होता। उसके शरीर के बाल खड़े हो जाते और वह पागलों की तरह उस सूखे कुएं के अंदर झांक कर जोर जोर से भौंकने लगता। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतना गुस्सा होता था कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। गांव के लोग डरने लगे थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह कुत्ता पागल हो गया है, कुछ ने कहा कि विक्रम की आत्मा इस कुएं में भटक रही है और टाइगर उससे बात करता है। गांव के सरपंच, जो कि एक बहुत ही अमीर और रसूखदार आदमी थे, जिनका नाम धन सिंह था, उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ। लोग उसे पत्थर मारते, डंडे से डराते, लेकिन टाइगर वहां से नहीं हटता था। वह थोड़ी दूर जाता और फिर वापस उसी कुएं के पास आकर भौंकने लगता। टाइगर की नजरें हमेशा उस कुएं की गहराई पर टिकी रहती थीं, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो इंसानी आंखों को नजर नहीं आ रहा था। कभी कभी वह कुएं के पास की मिट्टी खोदने लगता था और फिर निराश होकर और जोर से चिल्लाता था। करीब 3 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन भारतीय सेना की एक नई टुकड़ी उस इलाके में गश्त के लिए आई। इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर अभय कर रहे थे। अभय और विक्रम दोनों एकेडमी के दिनों से बहुत पक्के दोस्त थे। जब अभय को विक्रम के शहीद होने की खबर मिली तो वह अंदर से टूट गया था। उसने खुद अपनी पोस्टिंग इसी खतरनाक इलाके में करवाई थी ताकि वह अपने दोस्त की कमी को महसूस कर सके और उसके परिवार का ध्यान रख सके। अभय एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला अफसर था। पहली ही रात जब मेजर अभय अपनी जीप में गांव का चक्कर लगा रहे थे तो उन्हें दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अभय ने फौरन जीप रुकवा दी। उन्होंने देखा कि गांव के बाहर उस पुराने कुएं के पास एक कुत्ता पागलों की तरह चिल्ला रहा है और जमीन खोद रहा है। अभय नीचे उतरे। जैसे ही टाइगर ने अभय की फौजी वर्दी देखी, वह एकदम से शांत हो गया। उसने अभय के फौजी जूतों को सूंघा और फिर उनकी पेंट पकड़कर उन्हें कुएं की मुंडेर की तरफ खींचने लगा। अभय को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और कुएं के अंदर रोशनी की। कुआं बहुत गहरा था, नीचे सिर्फ पत्थर, सूखा कचरा और बहुत सारा अंधेरा था। अभय को लगा कि शायद कोई छोटा जानवर नीचे गिर गया होगा और कुत्ता उसी को देखकर भौंक रहा है, लेकिन टाइगर का व्यवहार कुछ अलग ही कह रहा था। वह कुएं के अंदर देखकर भौंकता और फिर अभय की तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाता। अभय ने टॉर्च की रोशनी कुएं के आसपास की जमीन पर डाली। वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके माथे पर लकीरें ला दी। कुएं के पास की मिट्टी में कुछ निशान थे। ये जूतों के निशान थे, लेकिन ये कोई आम जूते नहीं थे। ये भारी आर्मी बूट्स के निशान थे। अभय को पता था कि हमारी सेना का कोई भी जवान रात के वक्त इस मनहूस कुएं के पास नहीं आता है। तो फिर ये निशान किसके थे?
अभय के दिमाग में शक का कीड़ा रेंगने लगा। उन्होंने अपने साथ आए हवलदार राम सिंह को बुलाया और कहा कि राम सिंह, कल सुबह हम इस कुएं की पूरी तरह से जांच करेंगे। राम सिंह ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि साहब, यह कुत्ता तो पागल है। गांव वाले कहते हैं कि जब से विक्रम मरा है तब से इसका दिमाग फिर गया है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए। अभय ने टाइगर की आंखों में देखा। वहां कोई पागलपन नहीं था, वहां एक अजीब सी उम्मीद थी, एक ऐसी तड़प थी जैसे वह चीख चीख कर कुछ बताना चाह रहा हो। अभय ने टाइगर के सिर पर हाथ फेरा। टाइगर ने अपना भारी सिर धीरे से अभय के हाथ पर रख दिया और एक बहुत ही धीमी सी आवाज निकाली। अभय समझ गए कि यह बेजुबान कुछ तो जानता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मेजर अभय अपनी पूरी टीम और सारे साजो सामान के साथ उस कुएं पर पहुंच गए। उनके पास मजबूत रस्सियां, सीढ़ियां और बहुत ही तेज रोशनी वाली सर्च लाइटें थीं। जब गांव वालों को पता चला कि सेना कुएं की जांच कर रही है तो वहां भीड़ जमा हो गई। सरपंच धन सिंह भी वहां पहुंच गए। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे उसे छिपाने की पूरी कोशिश की। सरपंच ने मेजर अभय से कहा कि अरे मेजर साहब, आप अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस कुएं में कुछ नहीं है, हमने कई बार इसे देखा है, ये तो बस एक पागल कुत्ते का ड्रामा है। अभय ने सरपंच की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने एक बहुत ही छरहरे और फुर्तीले जवान को रस्सी के सहारे नीचे उतारने का फैसला किया। जवान ने टॉर्च ली और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। कुआं बहुत गहरा था। करीब 50 फीट नीचे जाने के बाद जवान के पैर जमीन पर टिके। ऊपर से अभय ने रेडियो पर पूछा कि क्या स्थिति है। करीब 10 मिनट तक नीचे से कोई जवाब नहीं आया। अभय को चिंता होने लगी। फिर अचानक रेडियो पर जवान की बहुत ही घबराई हुई आवाज आई, साहब, आप जल्दी नीचे आ जाइए, यहाँ नीचे कुछ बहुत ही भयानक है। अभय ने फौरन रस्सी पकड़ी और खुद नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, कुएं की ठंडक और बदबू बढ़ती जा रही थी। जब अभय नीचे पहुंचे तो जवान ने अपनी टॉर्च एक दीवार की तरफ कर रखी थी। अभय ने देखा कि कुएं की वह दीवार पूरी तरह से पत्थरों की नहीं बनी थी। वहां एक हिस्से में लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते लगे हुए थे। तख्तों पर बहुत ही सफाई से मिट्टी का लेप लगाया गया था ताकि वह बिल्कुल कुएं की दीवार जैसा दिखे। अभय ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उस तख्ते पर जोर से वार किया। तख्ता टूट गया और उसके पीछे से जो दिखा उसने अभय की सांसें रोक दी। वहां एक बहुत ही लंबी और पक्की सुरंग थी। सुरंग के अंदर हल्के लाल रंग के छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे और बिजली के तार बिछे हुए थे। यह कोई आम सुरंग नहीं थी। अभय समझ गए कि यह सुरंग सीधी दुश्मन देश की सीमा की तरफ जा रही है। उन्होंने तुरंत अपने जवानों को नीचे बुलाया और सबको अपनी बंदूकें तैयार रखने का आदेश दिया। वे सब बहुत ही सावधानी से उस सुरंग के अंदर घुसे। सुरंग में हवा बहुत कम थी और एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। करीब 200 मीटर अंदर चलने के बाद सुरंग थोड़ी चौड़ी हो गई और वह एक बड़े से तहखाने में बदल गई। उस तहखाने का नजारा देखकर अभय के रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक बहुत बड़ी मेज रखी थी जिस पर बड़े बड़े नक्शे फैले हुए थे। एक तरफ हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो सेट रखे थे और दूसरी तरफ भारी मात्रा में बारूद और हथियार रखे थे। अभय ने नक्शों को ध्यान से देखा। उन नक्शों पर हमारी सेना के हथियारों के गोदामों, पानी के टैंकों और रसद सप्लाई करने वाले रास्तों पर लाल रंग से निशान लगाए गए थे। यह बिल्कुल साफ था कि यहाँ बैठकर कोई बहुत ही खतरनाक साजिश रच रहा था। यह एक बहुत बड़ा स्लीपर सेल था जो देश की जड़ों को खोखला कर रहा था। अभी अभय इन नक्शों को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज तहखाने के एक अंधेरे कोने से आ रही थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो या किसी चीज को खुरच रहा हो। अभय ने अपने जवानों को इशारा किया और वे सब उस कोने की तरफ बढ़े। वहां एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था जो बाहर से बंद था। अभय ने ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। अंदर जो था उसे देखकर अभय के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। वहां एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ और पैर भारी जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे। बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी और उसके शरीर पर कोड़ों से मारे जाने के गहरे निशान थे। वह आदमी बहुत ही कमजोर हो चुका था। जब अभय ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उनकी चीख निकल गई। विक्रम। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि लांस नायक विक्रम था, जिसे 3 महीने पहले शहीद मान लिया गया था। विक्रम जिंदा था, लेकिन उसे यहाँ नर्क जैसी जिंदगी दी जा रही थी। विक्रम ने जब बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सामने अपने दोस्त अभय को फौजी वर्दी में देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए होंठों से कहा कि अभय, मुझे पता था कि टाइगर किसी न किसी को जरूर लाएगा। विक्रम की आवाज इतनी कमजोर थी कि अभय को उसके मुंह के पास कान ले जाना पड़ा। अभय ने रोते हुए विक्रम को गले लगा लिया और फौरन उसकी जंजीरें काटने का आदेश दिया। विक्रम ने थोड़ा पानी पिया और फिर जो राज उसने खोला उसने सबको हिलाकर रख दिया। विक्रम ने बताया कि 3 महीने पहले उस रात कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि उसे गश्त के दौरान कुछ लोगों ने धोखे से पीछे से वार करके बेहोश कर दिया था। और वे लोग दुश्मन के सैनिक नहीं थे, बल्कि वे अपने ही गांव के लोग थे। विक्रम ने बताया कि इस पूरे जासूसी नेटवर्क और हथियारों की तस्करी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गांव का सरपंच धन सिंह था। धन सिंह पैसों के लालच में देश का सौदा कर रहा था। विक्रम को इस सुरंग के बारे में पता चल गया था, इसलिए धन सिंह ने विक्रम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसने विक्रम को मरा हुआ घोषित करवा दिया और उसे यहाँ इस तहखाने में कैद कर दिया ताकि वह विक्रम से सेना की खुफिया जानकारी उगलवा सके। लेकिन विक्रम ने एक सच्चा फौजी होने के नाते अपना मुंह नहीं खोला और 3 महीने तक ये जुल्म सहता रहा। विक्रम ने अभय का हाथ बहुत जोर से पकड़ा और कहा कि अभय, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आज रात को दुश्मन देश के करीब 100 खतरनाक आतंकी इसी सुरंग के रास्ते भारत में घुसने वाले हैं। वे लोग हमारे सबसे बड़े मिलिट्री बेस को उड़ाने की तैयारी में हैं। धन सिंह उन्हें यहाँ से रास्ता दिखाने वाला है। अभय ने तुरंत अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बजने वाले थे। अभय का खून खौलने लगा। उसने फौरन अपने वायरलेस सेट पर हेडक्वार्टर को संपर्क किया। पूरी सेना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर गांव में सरपंच धन सिंह को शक हो गया था कि सेना को कुएं के नीचे कुछ मिल गया है। वह अपना सामान पैक करके भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, सामने मेजर अभय और उनकी टीम खड़ी थी।
धन सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां टाइगर आ गया। टाइगर ने धन सिंह पर ऐसी छलांग लगाई कि वह सीधा जमीन पर जा गिरा। टाइगर ने धन सिंह की गर्दन के पास अपने दांत गड़ा दिए। धन सिंह डर के मारे चीखने लगा। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी। रात के ठीक 1 बजे जब दुश्मन के आतंकी उस सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सेना उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वे सुरंग के मुहाने पर पहुंचे, चारों तरफ से भारतीय जवानों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वह रात सुंदरपुर गांव के लिए एक ऐतिहासिक रात बन गई। सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया और जो बचे उन्हें पकड़ लिया गया। अगली सुबह जब विक्रम को स्ट्रेचर पर कुएं से बाहर निकाला गया, तो पूरा गांव वहां मौजूद था। विक्रम की मां दौड़ती हुई आई और अपने बेटे के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। गांव वाले जो कल तक टाइगर को पागल कह रहे थे, आज वे शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। विक्रम ने बहुत ही कमजोर आवाज में टाइगर को पुकारा। टाइगर दौड़ता हुआ आया और विक्रम के चेहरे को चाटने लगा। विक्रम ने टाइगर को चूम लिया। कुछ हफ्तों बाद जब विक्रम पूरी तरह से ठीक हो गया, तो सेना के मुख्यालय में एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विक्रम को उसकी बहादुरी और देश के प्रति उसकी निष्ठा के लिए राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन उस दिन का सबसे बड़ा हीरो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेजुबान कुत्ता था। सेना प्रमुख ने खुद टाइगर को एक विशेष मेडल पहनाया। उस मेडल पर लिखा था, देश का सबसे वफादार सिपाही। टाइगर को सेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया। धन सिंह को गद्दारी के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। वह सूखा कुआं जो कभी मौत और मनहूसियत का प्रतीक था, आज वह गांव वालों के लिए एक मंदिर बन गया है। आज भी सुंदरपुर गांव के लोग अपने बच्चों को टाइगर की कहानी सुनाते हैं, यह बताने के लिए कि इंसान भले ही पैसों के लिए बदल जाए, लेकिन एक कुत्ता अपने मालिक और अपने फर्ज के प्रति आखिरी सांस तक वफादार रहता है। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी वो लोग जिन्हें हम पागल समझते हैं, वे हमसे ज्यादा समझदार और वफादार होते हैं। देश की हिफाजत सिर्फ सरहदों पर खड़े जवान नहीं करते, बल्कि हर वो दिल करता है जिसमें अपने वतन के लिए प्यार हो, फिर चाहे वह दिल किसी इंसान का हो या किसी बेजुबान जानवर का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और टाइगर की